हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बहुत अच्छे से पढ़ा। वहाँ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की भी बात करी, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और ये सारी बातें हम वहाँ करके आए हैं। मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हमारे वेरी फर्स्ट वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे और धीरे धीरे हम नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब नर्नेस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नर्नेस्ट इक्वेशन होती क्या है, देखो। द इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन EMF ऑफ द सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो, एक हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी। वहाँ हमने देखा कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वहाँ हमने देखा कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लाइक 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे। लेकिन अगर हम बात कब करेंगे, जब हमारा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस हमें दी होंगी, तो हम सेल का EMF कैसे निकालेंगे। उसके लिए भाई नर्नेस्ट भाई साहब आए थे, इन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी? इन्होंने बोला ई सेल किसके बराबर होगा, ई नॉट सेल। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड वाला, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, RT अपॉन NF ln QC। अब ये सब क्या है ये हम देखते हैं। पहले हम इनके टर्म समझ लेते हैं, जो गिवन टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। ई सेल का मतलब है EMF ऑफ द सेल, ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। प्रेशर है हमारा यहाँ पे 1 atm, R है हमारा गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हमें गिवन होगा, N है नंबर ऑफ मोल्स जो सेल के अंदर क्या हो रहे होंगे, एक्सचेंज हो रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एक्सचेंज हो रहे होंगे, F है हमारा फैराडेस कांस्टेंट और QC क्या है भाई, यहाँ पे QC हमारा रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में, जो हम किस में लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पे भी लिखते थे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाती हूँ। मेरे पास एक कोई रिएक्शन हो रही है, Zn से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम इस रिएक्शन को इतनी बार पढ़ लोगे ना कि जब तुम्हें नींद में भी कोई पूछेगा ना, चल बता इस सेल को, तो तुम बता पाओगे। देखो, Zn से Zn+2 गए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। ये है सॉलिड स्टेट में। भाई सॉलिड स्टेट में हमेशा क्या रहता है, EMF ऑफ द सेल ऑलवेज फिक्स्ड है कि 1 होता है। एक्वस में चेंज होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं भाई QC का मतलब क्या है। देखो, रिएक्टेंट साइड कौन है, कॉपर, प्रोडक्ट साइड कौन है, जिंक। तो जिंक का क्या है, Zn+2। अब यहाँ पे देखो कॉपर सॉलिड में है, लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 1 ही होगा, फिक्स है। यहाँ क्या है, अपॉन में Cu+2 और साथ में क्या है, जिंक। तो जिंक का भी वही है, 1 होगा, लिखो तो लिखो या मत लिखो। तो जिंक +2 अपॉन कॉपर +2 मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये होता है हमारा Q। और हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, जो हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, N की बात कर रहे हैं। N कितना है, 2। नंबर ऑफ टोटल मोल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं हमारी एक रिएक्शन के अंदर, वो होगा हमारा N। F हमारा फैराडेस लॉ कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है। और हमने जो भी पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हमें आता है, स्टैंडर्ड ई सेल भी हम निकालना जानते हैं। तो ये हमारी सारी बातें नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में है। नर्नेस्ट इक्वेशन कब अप्लाई होती है, जब हमारा सेल कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्ड। अब यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके किसी क्वेश्चन की। देखो, EMF ऑफ द सेल फाइंड करना है। सेल कौन से गिवन है, Mg, Mg+2 और ये सब। देखो, पहले मैं तुम्हें इस रिएक्शन को करवाने से पहले, इस इक्वेशन को करवाने से पहले 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो क्या, अगर हमें किसी भी सेल का क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास एक काम हुआ, क्या काम हो रहा था, मेरे पास 2 क्या थे, बीकर थे, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें कॉपर, साथ में हमने यहाँ लगाया था सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ भाई इनकी रिएक्शंस जो है हो रही थी।
तो हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड था, बिल्कुल ठीक है। जिंक में क्या हुआ था, जिंक से Zn+2 बन रहा था और यहाँ पे भाई कॉपर से कॉपर +2 बन रहा था और इनके बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट था। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो जिंक से क्या हुआ, 1 स्लैश के साथ लिखेंगे, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ। फिर 2 स्लैश का मतलब हम दिखाएंगे, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज किस किस के बीच में है, जिंक और कॉपर के बीच में है। कॉपर कितने पे था, यहाँ पे कॉपर भाई हमारा इधर था, +2 से हमारा प्लस में गया, 0 में गया, तो ये +2 था और फिर ये 0 में चेंज हुआ। 1 स्लैश का मतलब यहाँ पे जो भी काम हुआ इस रिएक्शन के बीच में, और डबल स्लैश का मतलब है सॉल्ट ब्रिज। इसके मतलब में क्या है कि हमारे पास 2 रोड्स थी, एक जिंक की एक कॉपर की, उनके बीच में क्या लगा हुआ था, हमारा एक सॉल्ट ब्रिज। यहाँ क्या हो रहा है, देखो 0 से +2 पे हमारी रिएक्शन हो रही है, यहाँ +2 से 0 पे, इधर ऑक्सीडेशन दिख रहा है और इधर हमें रिडक्शन क्लियर नज़र आ रहा है। तो ऐसे हम किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ देखो क्या गिवन है, Mg से Mg+2 हुआ है, तो Mg से Mg+2 हुआ है, मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज। कौन सी सेल है, इससे पहले सिल्वर Ag+2 और Ag+2 से Ag में कन्वर्ट हुआ है। Mg+2 का हमें चाहिएगा पोटेंशियल कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, Ag+2 की हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर। तो ये सारी बातें हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, EM ऑफ द सेल। तो कैसे निकालते हैं भाई, लगाओ नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस में क्या लिखेंगे, लॉग, पहले लिखते हैं RT/F लॉग QC। अब देखो अगर हमारे R फिक्स है, गैस कांस्टेंट, T फिक्स है और हमारा फराडे कांस्टेंट भी फिक्स है, तो इसके लिए जब हमने इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया था तो हमारा वैल्यू क्या निकला, देखो जैसे मैंने अगर यहाँ पे R रख दिया 0.0821, टेम्परेचर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन रख दिया, एंड मेरे इलेक्ट्रॉन्स है जो मुझे नहीं पता, फराडे कांस्टेंट की वैल्यू मैं जानती हूँ 96500, और ये तो भाई मुझे गिवन होगा। हर सेल में ये जो बातें हैं ये अलग होंगी, पर ये जो कैलकुलेशन है वो हर बार सेम होगी। तो इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या आती है, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन में n log QC। तो अब हमें इस इक्वेशन को लिख के आराम से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो कितनी सारी कैलकुलेशन हमारी बच गई। तो हमें क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, 0.0591, n तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, E नॉट सेल हमारा स्टैंडर्ड हो जाएगा और log QC हमने निकालना सीख ही लिया। अब हमें इस रिएक्शन में log QC पता है, कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो लगाओ फॉर्मूला और करो सॉल्व। वापस रखें, E सेल क्या लिखना है इस बार, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग में क्या लिखेंगे, देखो Mg+2 है, +2 इस साइड है, मतलब प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट कहाँ आएगा, ऊपर, कितना है 0.2, देखो इसको लिखेंगे हम ऊपर 0.2 Mg+2 अपॉन में क्या आएगा, सिल्वर +2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखो E नॉट सेल गिवन है 3.17 माइनस ऑफ 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। अब इसकी वैल्यू रख दो, Mg की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2, इसका कितना है 0.001, रख दे वैल्यूज 0.2 log ऑफ 0.2 अपॉन में 0.001, कैलकुलेशन कर लो, यहाँ आ जाएगा tan की पावर -3, इससे कट जाएगा tan की पावर -2, -2 log के आगे पहुँच जाएगा, क्या बनेगा 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन में है 2, ये 2 आगे आ जाएगा,
-2, log 2 की वैल्यू क्या होती है भाई 0.03। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ई सेल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको आराम से इसकी कैलकुलेशन कर लेना, कुछ नहीं है, ये माइनस हो जाएगा 3.317, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना होगा 0.059, log 3 की वैल्यू होती है 0.03, इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये है कि हमने यहाँ से क्या निकाला, हमने इस क्वेश्चन में ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना कैलकुलेट कर लिया। सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, एक्वस मीडियम है तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, अगर सॉलिड है तो उसका 1 होता है। ये सारी बात हुई हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन से, हमने ईएमएफ ऑफ द सेल निकाला। पिछली क्लास में हम कैसे निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की मदद से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। तो अब पढ़ते हैं हम गिव्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन। भाई गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हमने देख लिया, गिव्स फ्री होती है हमारी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। साथ में हमने ई नॉट सेल भी पढ़ लिया, ई नॉट सेल क्या होता है अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करते हैं। हम अच्छे से जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, हमारा डेल्टा जी होता है 0 के बराबर और एल एन क्यू सी ये क्या होता है, ये हमारा के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। ये दोनों बातें हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जानते हैं। तो यहाँ से हमारा डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर। क्या इतनी बात समझ में आई, ये तो हमने डेल्टा जी नॉट को शॉर्ट कर लिया। ऐसे ही हम ई नॉट सेल के बारे में बात करते हैं। भाई ई सेल अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेंगे तो ये भी क्या होता है 0, इक्विलिब्रियम पे ये हो गया 0। तो ई नॉट सेल होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। सिंपल देखो, ई नॉट सेल क्या हुआ, आर टी एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी अभी हमने देखा डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट हमारा आया एन एफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, क्या आया आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्या यहाँ से हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, देखो एन एफ ई नॉट सेल किसके बराबर है, आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट हमारा कितना आ जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का और ई नॉट सेल का रिलेशन है आपस में। रिलेशन क्या है, एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात इवन वो याद रखने की क्या है इस रिलेशन के बीच में, कि डेल्टा जी नॉट तो एडिटिव है पर ई नॉट एक नॉन एडिटिव क्वांटिटी है। इस एडिटिव और ई नॉट का मतलब क्या है, सुनो, जैसे मान लो अगर तुम्हें 2 गिव्स फ्री एनर्जी गिवन है तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई, उन दोनों के सम के बराबर। जैसे G1 और G2 कितनी किसके बराबर हो जाएगी, G3 के सम के बराबर। लेकिन ई नॉट सेल में ऐसा नहीं होगा कि अगर तुम्हें किसी सेल का स्टैंडर्ड गिवन है तो क्या वो इन दोनों के सेल स्टैंडर्ड के बराबर होगी, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये एडिटिव क्वांटिटी है पर ये नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम चेक करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को ई नॉट सेल लिखते हैं। ये बात समझ में आई, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट का इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा आता है इस रिलेशन से। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट यहाँ से हम बात करते हैं डैनियल सेल की। ये क्या होता है भाई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। इतनी तो हम पढ़ के आए हैं। जिंक और कॉपर सेल के लिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज होते हैं वो कितने होते हैं, 2। एक बार वापस से इस रिएक्शन को लिख लेते हैं, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भाई हमारे जो हमारे N की वैल्यू है वो क्या होती है, 2। ई नॉट सेल यहाँ से 1.1 वोल्ट निकल के आया,
फराडे कांस्टेंट फिक्स है 96500। तो यहाँ से हमारा डेल्टा जी नॉट कितना आया भाई 212300 जूल सेल। ये हमारा क्या आया, गिव्स फ्री एनर्जी आई। कब आई, जब हमने जिंक और कॉपर का सेल लिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। तो आई बात समझ में, डैनियल सेल कौन सी है, जिंक कॉपर की जो सेल है उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। इसका हमने स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया, NF E0 सेल के थ्रू। अब ये बात हमने स्टैंडर्ड एनर्जी की करी है। यहाँ पे हमारी डैनियल सेल के बाद ही हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ये प्रोसेस एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑक्योर। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि ये कैसी है भाई, यहाँ पे ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक ही बीकर में हम इसको कर रहे हैं। देखो इस बार बीकर सेम है, यहाँ एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। क्लोरीन का कैथोड, यहाँ से क्लोरीन आयन डिपॉजिट हो रहा है, इसमें से पोटेशियम आयन रिड्यूस होता जा रहा है, सोडियम का आयन जो है रिड्यूस होता जा रहा है। इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ जब ये इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ क्लोरीन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तुम्हें इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि यहाँ तुम्हें इसका क्या समझना है, लिक्विड स्टेट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से कब कौन सा आयन रिलीज होगा ये बात तुम्हें सीखनी है। जैसे कि केटायनिक में क्या होगा, केटायनिक हुज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल माइग्रेट फर्स्ट। केटायन में क्या होगा, जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस भी केटायन की, वो पहले माइग्रेट करेगा। देखो तुम्हारे पास मीडियम एक्वस है, वाटर भी है, और तुमने NaCl लिया है तो Na+ और Cl- भी है। अब तुम यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, AgNO3 भी ले सकते हो, पर अब Ag+ और H+ में से कौन पहले माइग्रेट करेगा, वो पहले माइग्रेट करेगा जिसमें क्या होगी, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। कैथोडिक केटायनिक पार्ट में ऐसा होगा। एनायनिक पार्ट में क्या होगा, जहाँ पे वैल्यू कम होगी वो पहले मूव करेगा। ये एनायनिक का एक चार्ट है, तुम्हें कैसे याद करना है, देखो आइकन्स जानते हो, आइकन्स क्या होते हैं, हमारे कीबोर्ड कंप्यूटर में होते हैं, सब जानते हैं। आई मतलब आयोडीन। अब आइकन्स की जगह IB के साथ लिख लेना, आइकन्स, ठीक है। B मतलब ब्रोमीन, C मतलब क्लोरीन, O मतलब OH, N मतलब NO3, S मतलब सल्फेट का आयन। देखो इसका ऑर्डर फिक्स है और ये ही तुम्हें आयन मिलेंगे, इसके अलावा तुम्हें कोई आयन देखने को मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में OH आयन के साथ I- भी है तो भाई पहले I- मूव करेगा। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में NO3- है और OH- के साथ, वाटर के साथ OH आयन मिलेगा तो पहले OH आयन मूव करेगा। तो एनायनिक पार्ट में हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है, जबकि केटायनिक में क्या देखना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमने जो चार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पिछली क्लास में पढ़ा था उससे हमें चेक करनी है वैल्यूज। अब इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3। देखो AgNO3 हमें इसका क्या करना है, हमें एक्वस सॉल्यूशन में इसका क्या करना है, प्रोडक्ट्स निकालने हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैसे ब्रेक होता है भाई, Ag+ में देखो AgNO3 से क्या निकला, Ag+। अब यहाँ से Ag+ और NO3- दो आयंस निकलेंगे। एक्वस मीडियम है मतलब वाटर है तो क्या निकलेगा, H आयन और OH आयन। अब यहाँ पे देखो H आयन कितना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है 0। Ag+ पॉजिटिव में होता है, मतलब Ag का तो भाई ज़्यादा है, तो Ag यहाँ से क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा Ag। यहाँ पे देखो NO3- और OH आयन में से किसको लेंगे वापस। अब हमें क्या करना है, हमारी आइकन्स वाली ट्रिक देखनी है।
OH और NO3 में कौन ज़्यादा है? OH। तो यहाँ से वाटर का OH आयन आएगा। तो अब हम इसे करना है बैलेंस। तो OH आयन जब होगा तो O2 निकलेगी। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ेंगे। देखो ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, यहाँ से 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो हम यहाँ से इसको 2 कर देते हैं। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और रिएक्शन हो गई बैलेंस। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे AgNO3 के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, Ag प्लस रिड्यूस होगा और OH आयन। अब ऐसे क्वेश्चन पता है तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे? जब तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मतलब इतना सिंपल वे में वो क्वेश्चन पूछेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या पूछ लिया। तो बहुत सिंपल तरीका है। ECS हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ ली, और आयंस के लिए हमने ये आइकन्स वाली ट्रिक हमने सीख ली। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये बात हुई हमारे इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फैराडेज लॉ के बारे में, ये पढ़ते हैं। फैराडेज लॉ क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का? फैराडे ने अपने 2 लॉ दिए। उसने क्या बोला? वेट ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड चेंज पास्ट। उसने क्या बोला? तुम्हारे आयंस का वेट कितना होगा, जितनी तुम्हारी क्वांटिटी चेंज हुई है उसको ही हम क्या बोलेंगे? वेट ऑफ आयन। W इज इक्वल टू Q, और इसने कांस्टेंट की वैल्यू ले ली भाई Z। Z हमें पता है क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Q होता है, Q क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो भी हमारे ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड हो गए, जो भी हमारी क्वांटिटी पास हुई है वो है Q। Q इज इक्वल टू हमने बचपन में पढ़ा है IT। I होता है करंट, T होता है टाइम। तो W इज इक्वल टू ZIT। हमने यहाँ से फर्स्ट लॉ से इसकी बढ़िया सारी इक्वेशन निकाल ली। इसने क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो उस एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसने क्या बोला? वो उतनी ही होगी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुमने उस आयन में, उस सॉल्यूशन में, उस रिएक्शन में पास आउट करवाई है। तो क्या हो गया? Q हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, M हो गया मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। किसके बराबर है? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। M इज इक्वल्स टू Q EQ, जो अभी हमने बात की, बट Q क्या है? IT ZIT बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ आता है। फर्स्ट लॉ क्या आया? W इज इक्वल टू ZIT। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि ये Z क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे? अगर हम I को क्या ले लें? 1 एम्पियर करंट, टाइम को 1 सेकेंड ले लें, तो हम Z को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द वेट ऑफ आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग फॉर 1 सेकेंड। ये होता है हमारा Z। फैराडेज का फर्स्ट लॉ समझ में आया? कितना अमाउंट ऑफ हमारा क्या है, डिपॉजिट हो रहा है किसी भी रोड पे या लिबरेट हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कितने टाइम में उसको प्रोवाइड की है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। इससे हमने क्या निकाला भाई? W इज इक्वल टू हमारा ZQ है। तो Z हमारा क्या है? वेट ऑफ द इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे का कांस्टेंट, ये W के बराबर है, तो Q अपॉन में आ गया। तो भाई ये हमारा क्या निकला? फैराडे का एक दूसरा सा फॉर्मूला टाइप्स हमने निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है? Q अपॉन F की। ये क्या है? मोल फैक्टर्स है Q अपॉन F। F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। Q क्या है? अभी हमने पढ़ा है। Q क्या है? W क्या है? वेट ऑफ आयन। W इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ,
जितने भी हमारे क्या होते हैं वेट होते हैं अपॉन में उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके, कितने वैलेंसी फैक्टर उसके अंदर हैं, वैलेंसी फैक्टर क्या होते हैं। अब उसके लिए तो तुम्हें इक्विवेलेंट वेट वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो हमने सोल्यूशन वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी बात हुई फराडे के फर्स्ट लॉ की। अब हम बात करते हैं फराडे का लॉ, सेकंड लॉ। इसने क्या बोला, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट सॉल्यूशन। अब अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग सॉल्यूशन को पास कर देते हैं तब क्या होता है, वेट ऑफ आयरन डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के। मतलब कितना आयन वहाँ डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है वो तुम्हारे किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के बराबर होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, देखो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ये हम पढ़ के आए हैं, ये भी हम पढ़ के आए हैं, W इज इक्वल टू W इक्विवेलेंट अपॉन फराडे। अब उसने इसी की बात करी है, अलग अलग वेट है तो अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, उसका कितना पास हुआ है या कितना हमने लिबरेट हुआ है, हमें कितना मिला है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W इक्विवेलेंस। तो W1 और W2 इसके इक्वल प्रोपोर्शनल हुए, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं W1 इज अपॉन W इक्विवेलेंस इज इक्वल टू W2 अपॉन W इक्विवेलेंस 2। तो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है हमने, इक्विवेलेंट वेट। NF क्या है इसका, एंड फैक्टर। एंड फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन हमारी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लेते हैं NF। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे निकालते हैं हम फराडे के सेकंड लॉ की बात। ये हमने फराडेस के दोनों लॉ की बात कर ली। अब फराडे भाई साहब ने तो अपनी बात करी है, कितना कंडक्टेंस कितना रेजिस्टेंस तुम्हारे किसी भी, देखो इसने करंट की बात कर ली तो रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिक इलेक्ट्रिविटी, इन सब की बात इसने यहाँ पे कर ली। तो अब हम सब टर्म्स को पढ़ते जाते हैं, रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो अगर तुम अपनी सीधी सादी लैंग्वेज में इसको समझना चाहोगे तो इसको बोलते हैं कि कितने लोग तुम्हें किसी भी चीज़ को करने के लिए रोकते हैं, रजिस्ट करते हैं। रजिस्ट मतलब अपोज करते हैं या रोकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। The difficulty offered by the medium to flow of electric current is known as resistance। इसको डिनोट करते हैं हम R से, कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए जितना भी तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी मीडियम में जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो वो जो डिफ़िकल्टीज कितनी है वो तुम्हारा रेजिस्टेंस है। Electric resistance of an object is directly proportional to its length and is inversely proportional to its area। ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हुआ, L अपॉन A। यहाँ हमने इस कांस्टेंट को ले लिया रो। क्या ले लिया भाई, रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट। यहाँ इस रो के लिए जो हम यूनिट कहते हैं वो क्या है, ओम मीटर। क्या यूनिट होती है भाई, ओम मीटर। ये हमने फर्स्ट टर्म देखी रेजिस्टेंस। यहाँ सेकंड रेजिस्टेंस है रो, इसकी बात करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square। देखो सिंपल सा, देखो R इज इक्वल टू क्या आया अभी अभी, रो L अपॉन A। तो रो क्या आ जाएगा, तुम देखो ना, R A अपॉन L। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया अपॉन में लेंथ, मतलब कितना रेजिस्टेंस है कितने एरिया में, अपॉन में उसका लेंथ। तो ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी। किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस के। इसकी यूनिट क्या होती है, अभी पढ़ी है, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जिसमें भी तुम्हारा एरिया गिवन होगा। देखो ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, एरिया मीटर, लेंथ का होता है मीटर। देखो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये क्या हो गया, ओम मीटर्स की यूनिट हो गई। हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारे पास है भाई कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स, रेजिस्टेंस क्या था, रो L अपॉन A। तो इसका इनवर्स मतलब कंडक्टेंस हो गया हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल G से, A अपॉन रो L। ठीक है,
ये हुआ हमारा कंडक्टेंस। किसके इन्वर्स है? डायरेक्टली हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बता रहा है कि मैं तो इन्वर्स हूँ सीधा सीधा रेजिस्टेंस के। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसको हम बताते हैं K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको हम कप्पा भी बोलते हैं। K को हम बोलते हैं कप्पा। ये 1/R को हम बोलते हैं कप्पा K, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे हम रो को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वैसे ही हम कप्पा को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ G, देखो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या हम इसको क्या भी बोलते हैं? ओम इनवर्स को ओम, ओम इनवर्स। इसको हम मो भी बोलते हैं, MHO। इसका उल्टा कर देंगे मो। ये इसकी क्या होती है भाई? यूनिट होती है। बहुत सिंपल है। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज डिनोटेड बाय कप्पा या K। कप्पा एक ग्रीक वर्ड है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कंडक्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। इसको डिनोट करते हैं हम K से। ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन में इट्स एरिया। अगर हम लेंथ 1 मीटर और इसको 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे तो हमारा कप्पा किसके बराबर हो जाएगा भाई? कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? हमारे कंडक्टेंस के बराबर। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप ये भी बोल सकते हो मो और मीटर इनवर्स। बहुत सिंपल है। हमने 4 टर्म पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम क्या भी बोलते हैं? कप्पा। नेक्स्ट क्या है? सेल कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट को हम दिखाते हैं G स्टार से। ये क्या होता है? L अपॉन एरिया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये क्या होता है? लेंथ और एरिया के क्रॉस सेक्शन का रेशियो होता है। क्या है? सेल कांस्टेंट। कितनी सारी यूनिट्स पढ़ ली? इसकी यूनिट क्या होगी? देखो लेंथ होता है मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हुई? मीटर इनवर्स। किसकी यूनिट है? सेल कांस्टेंट की। नेक्स्ट पढ़ो कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। कंडक्टिविटी क्या होती है? G स्टार। क्या है भाई? सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या है? कंडक्टिविटी। यहाँ पे ये K है, और जो हमने कंडक्टेंस पढ़ा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो एकदम अलग पार्ट है। ये K अलग है और वो K अलग है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। कितने टाइप के कंडक्टेंस हमें देखने को मिलते हैं? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कंडक्टेंस को हमने अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है। मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, जिनमें करंट फ्लो होता है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिनमें नहीं होता उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मेटल्स के बने होते हैं, और यहाँ पे आयंस का फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर। इनको पढ़ते हैं हम डिटेल में। मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटेलिक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। दिस इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट की वजह से। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? द नेचर, उसके नेचर पे, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर आइटम ऑफ द मेटल। देखो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और नेचर पे। नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि भाई वो सॉलिड है, एक्वस फेज में, किस में है। जैसे भी जिस भी फेज में होगा उससे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर से पता चलता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। इसीलिए हमारा जो कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे मूव करता है, डिपेंड करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही हमारे कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मूवमेंट होगा। नेक्स्ट है मेटेलिक कंडक्टेंस, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर, मेटेलिक कंडक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। सुनो कैसे? देखो तुम किसी भी चीज़ के अंदर जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, देखो अगर तुमने किसी चीज़ को फ्रीज कर दिया, टेम्परेचर बहुत कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में आ गई। अब सॉलिड स्टेट में आ गई इसका मतलब वहाँ पे आयंस का जो फ्लो है भाई वो तो रुक गया। तो वो रुक गया इसका मतलब वहाँ पे मेटेलिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? अपने आप से ही कम हो जाएगा।
द कंपोजिशन ऑफ द मेटेलिक कंडक्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड बाय कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट बात है, कंपोजिशन ऑफ द मेटेलिक कंडक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। कब अनचेंज रहता है? जब कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। इलेक्ट्रिक करंट में जो कंडक्टेंस है, तुम उस पर कितना इफेक्ट डाल दो, तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये हमने बात करी है मेटेलिक कंडक्टेंस की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस। मैंने बोला यहाँ आयंस का फ्लो होगा। दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। आयनिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। मेटेलिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है? मेटल्स की वजह से। यहाँ देखो, द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, नेचर पे डिपेंड करेगा ही, साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ द आयंस फॉर्म्ड इन द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उनका साइज कितना है? जितना छोटा साइज होगा उतना ही फ्री मूवमेंट ज़्यादा होगा। मीडियम कैसा है? सेम है। अगर पोलर पोलर मीडियम है तो ज़्यादा क्या होगा? उनका डिसॉल्वेशन होगा, तो ज़्यादा फ्लो करेंगे। द नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, उसमें कंसंट्रेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पे भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही आयंस का फ्लो होता है, और जितना आयंस का फ्लो होगा वैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यहाँ से बढ़ेगा। देखो, आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कवर किया, और साथ में हमने क्या देखा, यहाँ पे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब की बात भी हमने की। अभी कंडक्टेंस बहुत बड़ा है, इसकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, और ऐसी बहुत सारी बातें हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है और साथ में हंसते रहना है। थैंक यू।